हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टेयर में। इस चैनल पर आपको मिलेगा स्टडी विद विजुअलाइजेशन, शॉर्ट एंड सिंपल नोट्स, लर्न एंड अंडरस्टैंड इजली। चलिए गाइस, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर के ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जिस भी फ्रेंड्स को प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स की पीडीएफ चाहिए, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से डाउनलोड कर सकता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे, ये क्वेश्चन पेपर है 2021-22 का, मतलब रिसेंटली क्वेश्चन पेपर है। चलिए गाइस, 2 मार्क्स के क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन कहता है डिस्क्राइब द रोल ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक का रेटिकुलम का रोल डिफाइन करना है। इसके 2 ही रोल्स होते हैं। फर्स्ट होता है सिंथेसाइज लिपिड, ये लिपिड की सिंथेसाइज करता है। और इन लीवर हेल्प डिटॉक्सिफाई ड्रग्स, मतलब इन लीवर में ये ड्रग की डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है। सेकंड हम देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा कहता है डिस्क्राइब द फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। हमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स का फिजियोलॉजिकल रोल चाहिए। चलिए ये देख लेते हैं हम। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का रोल होता है पैकिंग ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स, मतलब ये लिपिड्स और प्रोटीन की पैकिंग करता है। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एंड लिपिड्स, मतलब ये प्रोटीन और लिपिड्स की पैकिंग करता है और उसको ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। थर्ड हमारा क्वेश्चन कहता है गिव द फंक्शंस ऑफ लैंगरहैंस सेल्स इन स्किन। स्किन के अंदर जो लैंगरहैंस सेल्स होते हैं उनका फंक्शन हमें देना है। इसमें लैंगरहैंस सेल्स, जिसको हम इम्यून सेल्स भी कहते हैं, रिस्पॉन्ड अगेंस्ट माइक्रोब्स दैट इन्वेड द स्किन, मतलब ये एक इम्यून रिस्पॉन्स शो करता है। और ये जो भी स्किन के अंदर बाहर के माइक्रोब्स आते हैं उनके प्रति, मतलब उनके अगेंस्ट में ये रिस्पॉन्ड दिखाता है। फोर्थ हमारा क्वेश्चन आता है इन लिस्ट द नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में हमें कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स के नेम्स लिखने हैं। ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं। इसमें ह्यूमन बॉडी में 2 ही कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं। पहला होता है एक्टिन और दूसरा होता है मायोसिन। एक्टिन को हम थिन फिलामेंट्स भी कहते हैं और मायोसिन को हम थिक फिलामेंट्स कहते हैं। दोनों ही कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। फिफ्थ हमारा क्वेश्चन आता है आइडेंटिफाई द ब्लड्स नॉन एज यूनिवर्सल डोनर, मतलब वो ब्लड ग्रुप हमें आइडेंटिफाई करना है, लिखना है, जो कि यूनिवर्सल डोनर होता है। अब यूनिवर्सल डोनर चलिए देख लेते हैं। ग्रुप ए, ग्रुप ओ बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी एंटीजन। ग्रुप ओ जो होता है उसके पास कोई भी एंटीजन नहीं होते, इसी मारे वो यूनिवर्सल डोनर के नाम से जाना जाता है। मतलब इस ग्रुप ओ को कोई भी पर्सन ग्रुप ओ का ब्लड ले सकता है। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा आता है डिफ्रेंशिएट ब्लड कैपिलरीज एंड लिम्फेटिक कैपिलरीज। हमें ब्लड कैपिलरीज और लिम्फेटिक कैपिलरीज में डिफरेंस बताना है। चलिए देख लेते हैं फर्स्ट देखते हैं हम लिम्फेटिक कैपिलरीज। लिम्फेटिक कैपिलरीज का जो ल्यूमन होता है वो वाइड होता है, और वहीं अगर हम ब्लड कैपिलरीज की बात करें तो उनका ल्यूमन नैरो होता है। सेकंड देख लेते हैं इट डिफ़िकल्ट टू ऑब्जर्व बिकॉज लिम्फेटिक कैपिलरीज जो है होती हैं वो ट्रांसपेरेंट होती हैं, और लिम्फ भी जो होता है हमारा स्लाइटली येलोइश कलर होता है, जिसके हमारे वो मतलब ऑब्जर्वेशन में कम आ सकता है, उसको ऑब्जर्व करना मुश्किल होता है। तो ये डिफ़िकल्ट टू ऑब्जर्व होता है। और ब्लड जो है हमारा रेड कलर का होता है, इसलिए ईजिली ऑब्जर्व हो जाता है, जिसकी वजह से जो कैपिलरीज होती है वो हमें ईजिली दिख जाती हैं। तो ये ब्लड कैपिलरीज जो होती है वो ईजिली ऑब्जर्व हो सकती है, वहीं जो लिम्फेटिक कैपिलरीज होती है वो ऑब्जर्व नहीं हो पाती आराम। चलिए सेवन्थ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन हमारा कहता है डिफाइन सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, मतलब सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को हमें डिफाइन करना है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मैक्सिमम प्रेशर इन द एओर्टा एट द एंड ऑफ सिस्टोल, मतलब सिस्टोल के एंड में जो मैक्सिमम प्रेशर होता है एओर्टा का, जो कि होता है 120 mmHg, मतलब एक
सक्सेसिव सिस्टोल के बाद जो मैक्सिमम प्रेशर जनरेट होता है एओर्टा में, उसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। और वहीं जो डायस्टोलिक होता है, मिनिमम प्रेशर इन द एओर्टा एट द एंड ऑफ डायस्टोल। मतलब एक सक्सेसिव डायस्टोल के बाद जो मिनिमम प्रेशर होता है ब्लड का एओर्टा के अंदर, वो उसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसकी वैल्यू होती है 80। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर यही दोनों होते हैं। सिस्टोलिक होता है 120 mmHg और डायस्टोलिक होता है 80 mmHg। चलिए गाइस 8th क्वेश्चन देख लेते हैं। डिफ्रेंशिएट प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन को हमें डिफ्रेंशिएट करना है पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन से। चलिए देख लेते हैं प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स। सेल बॉडी लाई इन CNS। मतलब जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होती है उनकी जो सेल बॉडी होती है वो CNS के अंदर आती है। वहीं जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होता है उनकी सेल बॉडी ANS के अंदर आती है, मतलब एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो यही डिफरेंस होता है। सेकंड आता है हमारा जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स होता है उसका एक्सॉन टर्मिनल्स विद प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। मतलब जो एक्सॉन टर्मिनल होते हैं प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स के, वो अटैच होते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन से। वहीं जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होता है उसका एक्सॉन टर्मिनल अटैच विद इफेक्टर ऑर्गन। मतलब इफेक्टर ऑर्गन हो सकता है हमारा स्मूथ मसल्स भी हो सकती है, कार्डियक मसल्स भी हो सकती है और कोई ग्लैंड्स भी हो सकता है। इसको आप इस तरीके से समझिए कि जैसे ये कोई न्यूरॉन है, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन इसको मान लेते हैं हम, और वहीं इसके बाद जो आती है उसको हम कहते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। फिर ये जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन जो होती है वो इफेक्टर ऑर्गन से अटैच होती है। तो फर्स्ट ये हमारी आती है प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, फिर प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन से अटैच होती है और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन इफेक्टर सेल्स से अटैच होती है। तो आप इसको ईजिली इस तरीके से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है 9th क्वेश्चन, राइट द टिश्यू नेम नॉन अस पेसमेकर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इसको ऐसे पेसमेकर के बारे में आपका 5 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। पेसमेकर साइनोवियल एट्रियल नोड्स, जिसको हम ऐसे नोड्स के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम पेसमेकर कहते हैं, ये नेचुरल पेसमेकर होता है ह्यूमन बॉडी में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन हमारा कहता है डिफाइन कार्डियक आउटपुट। हमें कार्डियक आउटपुट को डिफाइन करना है। कार्डियक आउटपुट द क्वांटिटी ऑफ ब्लड पंप बाय हार्ट इन 1 मिनट। मतलब कितना हमारा हार्ट 1 मिनट में ब्लड को पंप कर रहा है, उसको हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट। मतलब कितना ब्लड हमारा 1 मिनट में हार्ट के द्वारा पंप किया जा रहा है। एवरेज कार्डियक आउटपुट इज़ 5 to 6 लीटर पर मिनट। जो एवरेज कार्डियक आउटपुट होता है वो 5 से 6 लीटर होता है। तो चलिए गाइस, इसी के साथ हमने 2 मार्क्स के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए अब देख लेते हैं 10 मार्क्स के क्वेश्चंस को। 10 मार्क्स का फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस सेल विद वेल लेबल डायग्राम, एक्सप्लेन इट्स ऑर्गेनेलिज इन डिटेल। तो हमें सबसे पहले सेल के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशंस लिखनी है कि सेल कैसा होता है, मतलब उसकी फिजिकल अपीयरेंस, फिर उसके मतलब उसमें क्या क्या होता है, कोई भी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देना आप सेल की। फिर हमें उसका डायग्राम बनाना है, एक अच्छा सा डायग्राम बनाना आप। फिर उसमें आप उसकी लेबलिंग करना, और इसमें सारी लेबलिंग करने के बाद उसमें नीचे सेकंड नेक्स्ट से फिर स्टार्ट करना आप। सेल कंटेन दिस ऑर्गेनेलिज, आप उसमें सारी ऑर्गेनेलिज मेंशन करेंगे। नेक्स्ट फिर हर ऑर्गेनेलिज को उसको डिटेल में हमें एक्सप्लेन करना है। तो हर ऑर्गेनेलिज को आप कम से कम 3 लाइन्स लिखेंगे हर ऑर्गेनेलिज की। फर्स्ट आप उसमें फिजिकल स्ट्रक्चर लिख लेना, कोई भी, मतलब उसका क्या शेप है, क्या साइज़ है, या कोई भी फिजिकल कैरेक्टर आप उसमें लिख देना। सेकंड में वो डबल मेम्ब्रेन है या सिंगल मेम्ब्रेन है, आप वो मेंशन कर सकते हैं। और थर्ड पॉइंट में आप उसका फंक्शन मेंशन कर सकते हैं कि कोई भी 2 इजी फंक्शंस आप याद कर लेना। तो इसके ऊपर मेरी कंप्लीट वीडियोस हैं, आप चाहें तो उसको जाकर अभी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है इलस्ट्रेट हीमोस्टैसिस एंड डिस्कस द वेरियस पाथवे ऑफ ब्लड कोएगुलेशन।
हमें हीमोस्टेसिस को मतलब एक्सप्लेन करना है और फिर वेरियस पाथवे बताने हैं ब्लड कोएगुलेशन के। तो चलिए गाइस एक बार देख लेते हैं। ये बहुत ही ब्लड कोएगुलेशन जो ये टॉपिक है ये बहुत ही बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है, तो इसको बहुत अच्छे से करके जाइएगा। चलिए एक बार इसको देख लेते हैं कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। चलिए गाइस देख लेते हैं। ब्लड कोएगुलेशन इज़ द प्रोसेस इन विच ब्लड चेंजेस फ्रॉम द लिक्विड टू जेल। ब्लड कोएगुलेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें ब्लड चेंज होता है लिक्विड से जेल में, एंड फॉर्म अ क्लॉट, एक क्लॉट की फॉर्मेशन करता है। इन अदर वर्ड्स द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट इन ब्लड इज कॉल्ड ब्लड कोएगुलेशन। मतलब ये एक प्रोसेस होती है क्लॉट बनने की, और क्लॉट बनने की प्रोसेस को ही हम ब्लड कोएगुलेशन कहते हैं। दिस प्रोसेस प्रिवेंट द एक्सेसिव ब्लड लॉस ड्यूरिंग द ब्लड वेसल इंजरी। मतलब जब भी ब्लड वेसल जो होती है, जो भी ब्लड वेसल्स होती है वो इंजरी होती है उसमें, तो ये प्रोसेस ही प्रिवेंट करती है एक्सेसिव ब्लीडिंग को, मतलब ब्लड लॉस को ये प्रिवेंट करती है। और ब्लड लॉस यही डिफाइन है हीमोस्टेसिस की। हीमोस्टेसिस क्या होता है? हीमो मीन्स होता है ब्लड, स्टेसिस मीन्स होता है टू स्टॉप। हीमोस्टेसिस होता है ब्लीडिंग को रोकना, मतलब ब्लीडिंग को रोकना। जो ब्लड कोएगुलेशन होता है यही प्रोसेस होती है जो कि ब्लीडिंग को रोकती है। तो ये ब्लड कोएगुलेशन की जो प्रोसेस होती है यही हेल्प करती है हीमोस्टेसिस में। चलिए इसके मैकेनिज़्म देख लेते हैं। इसमें इस क्वेश्चन में हमें डिस्कस करना है ब्लड कोएगुलेशन का पाथवे। चलिए इसके पाथवेज देख लेते हैं। इसका मैकेनिज़्म और पाथवे एक ही होता है कि कैसे ये ब्लड कोएगुलेशन हो रही है। इसमें 3 पाथवेज हैं। फर्स्ट होता है वैसोकंस्ट्रिक्शन, सेकंड होता है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, और थर्ड होता है क्लॉट एंड कोएगुलेशन फैक्टर्स। चलिए एक एक करके तीनों को देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा है वैसोकंस्ट्रिक्शन। स्मूथ मसल इन द ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट, मतलब जो भी स्मूथ मसल्स होते हैं ब्लड वेसल में वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। कोलेजन एक्सपोज्ड होता है। वस्कुलर स्पाज्म ओकर, मतलब वेसल में जो अकड़न आना स्टार्ट हो जाती है। इट रिड्यूस ब्लड लॉस फॉर सेवरल मिनट्स बट नॉट परमानेंट। ये अकड़न जो होती है, अकड़न आने की वजह से ये ब्लड लॉस को रोकती है पर कुछ मिनटों के लिए, ये परमानेंट नहीं होती। जैसा कि इस इमेज में दिखाया गया है, ये जो स्मूथ सेल्स हैं ये एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं, और ये जो वेसल्स में कट लगा है जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है ये उसको छोटा करते हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट होता है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। इट ऑकर आफ्टर वैसोकंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल बट बिफोर द क्रिएशन ऑफ फिब्रिन्स मैश क्लॉट। इट कैन रेफर टू अज प्राइमरी हीमोस्टेसिस। मतलब प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन को हम प्राइमरी हीमोस्टेसिस भी कहते हैं। ये वैसोकंस्ट्रिक्शन के बाद होती है और फिब्रिन क्लॉट फॉर्मेशन से पहले होती है। चलिए इसका प्रोसेस देख लेते हैं कि ये कैसे होती है। इसमें सबसे पहले होता है प्लेटलेट अडेशन, एक्सपोजर ऑफ एंडोथेलियल एक्सपोज होते हैं। एक्सपोजर ऑफ कोलेजेंस जो फाइबर्स होते हैं वो एक्सपोज होते हैं। प्लेटलेट कॉन्टैक्ट एंड स्टिक टू डैमेज एरिया, मतलब प्लेटलेट कॉन्ट्रैक्ट होती है और स्ट्रिक हो जाती है, चिपक जाती है डैमेज एरिया पे। नेक्स्ट आता है प्लेटलेट रिलीज रिएक्शन, मतलब प्लेटलेट रिलीज रिएक्शन। इसमें क्या होता है, प्लेटलेट बिकम एक्टिवेट, मतलब प्लेटलेट जो है, जो हमारी प्लेटलेट चिपकी हुई है वो एक्टिवेट हो जाती है। दे एक्सटेंड मैनी प्रोजेक्शंस, मतलब ये प्रोजेक्शंस एक्सटेंड करती है, मतलब एक जाल सा बनाती है। और ये करती है रिलीज एडीपी एंड थ्रोम्बोक्सिन एक्टिवेटर नियर बाय प्लेटलेट्स, मतलब ये रिलीज करती है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को और थ्रोम्बोक्सिन एक्टिवेटर को अपने आस पड़ोस की प्लेटलेट्स के लिए, और जो कि आस पड़ोस की जो प्लेटलेट्स होती है उनको अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होती है।
सभी आसपास की प्लेटलेट आके उस पर अट्रैक्ट होती है और उस पर अटैच हो जाती है, जिसकी वजह से प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होता है। थर्ड हमारा आता है क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉटिंग फैक्टर में हमारे दो पाथवे होते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर और एक्सट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर देख लेते हैं पहले। कॉन्टैक्ट एक्टिवेटर, कॉन्टैक्ट होता है जो कि कन्वर्ट करता है क्लॉटिंग फैक्टर 12 को 12A में, 12 को एक्टिवेट कर देता है, और 12 जब एक्टिवेट होता है वो कन्वर्ट करता है 9 को 9A में, मतलब ये 9 को एक्टिवेट कर रहा है। अब 9 जो एक्टिवेट हो चुका है क्लॉटिंग फैक्टर, ये 9 एक्टिवेट ये करता है 11 को 11A में, मतलब ये जो 9 एक्टिवेट हो चुका है ये कन्वर्ट करता है क्लॉटिंग फैक्टर 11 को एक्टिवेट करता है, और फिर ये जो क्लॉटिंग फैक्टर 11 एक्टिवेट हो चुका है वो क्लॉटिंग फैक्टर 10 को एक्टिवेट करता है। इसी तरीके से एक्सट्रिंसिक पाथवे में भी यही होता है। टिश्यू फैक्टर जो है वो कॉम्प्लेक्स बनाता है क्लॉटिंग फैक्टर 7 के साथ, और क्लॉटिंग फैक्टर 7 और टिश्यू फैक्टर दोनों मिलके एक्टिवेट करते हैं क्लॉटिंग फैक्टर 10 को, और क्लॉटिंग फैक्टर 10 यहाँ से भी आता है और यहाँ से भी आता है एक्टिवेटेड, और ये एक्टिवेट करता है थ्रोम्बिन एक्टिवेटर को, और थ्रोम्बिन एक्टिवेटर कन्वर्ट करता है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में, और जो कि थ्रोम्बिन कन्वर्ट करता है फिब्रिनोजन को फिब्रिन में, और फाइनली फिब्रिन वहाँ अटैच होके क्लॉट की फॉर्मेशंस करते हैं। तो चलिए गाइस, इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। हमने इस क्वेश्चन में हीमोस्टैसिस भी पढ़ लिया है कि हीमोस्टैसिस होता क्या है, और ब्लड कोएगुलेशन का पाथवे भी देख लिया है। चलिए गाइस, इसका थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिफरेंस ऑफ सिम्पथेटिक एंड पैरासिम्पथेटिक डिवीजन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। हमें सिम्पथेटिक और पैरासिम्पथेटिक में स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिफरेंस बताना है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, उम्मीद है आप खुद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट हम 7 मार्क्स के क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 मार्क्स का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है क्लासीफाई ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है, जो भी प्रोसेसेस होती है, उनको क्लासीफाई करना है। इसको दो ही क्लासेस में क्लासीफाई करा गया है। फर्स्ट होता है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकंड होता है हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की लगती है, एटीपी की यूज़ होता है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारा जो सब्सटेंस होता है अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में ट्रांसपोर्ट होता है। वहीं जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, इसमें काइनेटिक एनर्जी की हेल्प से ट्रांसपोर्ट मूव होता है, और इसमें जो ट्रांसपोर्ट होता है वो डाउन देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, मतलब कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, हम लो से हाई भी कंसंट्रेशन ट्रांसपोर्ट करवा सकते हैं, और वहीं अगर पैसिव ट्रांसपोर्ट करेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट में काइनेटिक एनर्जी की हेल्प से होता है, तो ये हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। तो यही दो मेन डिफरेंस होते हैं, और इसी के बेस पे एनर्जी के बेस पे हमने ट्रांसपोर्ट सिस्टम को क्लासीफाई करा है। नेक्स्ट इसमें आता है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो होती है प्रोसेस जिसमें कोई भी सिंगल मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ एनर्जी एटीपी। मतलब कोई भी वॉल है, यहाँ एक तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब सिंगल टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, और वहाँ मतलब हमें इसको ट्रांसपोर्ट करना है, तो एनर्जी की हेल्प से ये यहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्ट होंगे। वहीं अगर हमारा एक वॉल है और इसके दोनों तरफ वो वाले चैनल्स हैं, प्रोटीन्स चैनल्स हैं, और ये एनर्जी की हेल्प से दो मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब एक यहाँ डिफरेंस है, एक यहाँ डिफरेंस है, ये दो अलग अलग तरीके से मॉलिक्यूल्स हैं। जब हमारी एनर्जी जाएगी, एटीपी कन्वर्ट होगी एटीपी में, एटीपी यूज़ होगी, तब ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये यहाँ ट्रांसपोर्ट होगा, और ये वाला मॉलिक्यूल जो है वो हमारा यहाँ ट्रांसपोर्ट होगा। तो मतलब एक ही बार में दो मॉलिक्यूल्स आपस में ट्रांसपोर्ट होते हैं, उसे हम सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, और अगर एक ही तरीके का मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होगा उसे हम प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। चलिए गाइस, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं अब। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। हमें डायग्राम की हेल्प से लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है, तो चलिए देख लेते हैं। लॉन्ग बोन इज द बोन दैट हैज़ शाफ्ट एंड 2 ends एंड इज लॉन्गर देन इट्स वाइड।
लॉन्ग बोन वो बोन होती है जिसमें एक शाफ्ट होती है और 2 एंड्स होते हैं और ये अपनी चौड़ाई से ज़्यादा लंबी होती है। लॉन्ग बोन कंटेन एपिफिजियल लाइन। लॉन्ग बोन में एपिफिजियल लाइन होती है, जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है। इसमें 2 एपिफाइसिस हैं, मतलब 2 एंड्स हैं, और एक शाफ्ट है जिसे हम डायफाइसिस कहते हैं। इसमें बोन मैरो होती है, कैविटी प्रेजेंट होती है जिसके अंदर येलो बोन मैरो प्रेजेंट होती है। उसमें ब्लड वेसल्स होती है और इसमें सेंटर में जो शाफ्ट होती है वो कॉम्पैक्ट बोन से बनी होती है। वहीं जो एपिफाइसिस होती है वो स्पंजी बोन से बनी होती है जिसमें रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है और इसके दोनों एंड्स पे आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। लॉन्ग बोन कंटेन रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो, स्पंजी बोन, कॉम्पैक्ट बोन, आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज, एपिफाइसिस एंड डायफाइसिस, ये सब लॉन्ग बोन में प्रेजेंट होते हैं। लॉन्ग बोन के फंक्शंस देख लेते हैं। इट सपोर्ट बॉडी वेट एंड ट्रांसमिट टू लोअर रीजन। लॉन्ग बोन बॉडी वेट को सपोर्ट देता है और इसको ट्रांसमिट करता है लोअर रीजन की तरफ। फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, इसमें रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। फैसिलिटेट मूवमेंट, ये मूवमेंट में हेल्प करता है। स्टोर एंड रिलीज मिनरल्स, इसमें ये स्टोर करता है मिनरल्स को और उनको रिलीज करता है और बॉडी में एक लेवल मेंटेन करता है मिनरल्स का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिम्फ नोड। हमें लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर और फंक्शंस बताने हैं। चलिए इस क्वेश्चन में लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस पूछा है, तो सबसे पहले हम लिम्फ नोड का डायग्राम ड्रॉ करेंगे जिसमें एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स और इफरेंट लिम्फेटिक वेसल हम लेबल करेंगे। इसमें कैप्सूल होता है, कॉर्टेक्स रीजन होता है और इसमें मेडुला होता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल लिम्फेटिक ऑर्गन इन द बॉडी इज लिम्फ नोड। लिम्फ नोड जो होता है वो प्रिंसिपल लिम्फेटिक ऑर्गन होता है बॉडी में। लिम्फ नोड आर बीन शेप्ड एंड लेस देन 1 इंचेस। लिम्फ नोड जो होता है बीन शेप होता है और 1 इंच से कम होता है इसका साइज। ईच नोड इज सराउंडेड बाय डेंस फाइब्रस कैप्सूल फ्रॉम विच कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रैड्स। सभी नोड्स जो होती हैं, लिम्फ नोड्स जो होती हैं, वो डेंस फाइब्रस कैप्सूल से घिरी हुई होती हैं जिससे कनेक्टिव टिश्यू अटैच होता है। चलिए इसके फंक्शंस देख लेते हैं। लिम्फ नोड एक्ट एज लिम्फ फिल्टर्स, ये फिल्टर की तरह वर्क करता है। मैक्रोफेजेस इन द नोड्स रिमूव एंड डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड सेल डेब्रिस। जो ये माइक्रोफेजेस होते हैं लिम्फ नोड के अंदर, वो डिस्ट्रॉय करते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और रिमूव करते हैं सेल डेब्रिस। मतलब जो भी पहले वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करेंगे और जो भी उनका सेल डेब्रिस या कुछ भी बच चुका है उसका मटेरियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, उसे रिमूव करेंगे। दे हेल्प एक्टिवेट द इम्यून सिस्टम, ये इम्यून सिस्टम में हेल्प करते हैं। चलिए इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, डिस्क्राइब द हार्ट विद वेल लेबल डायग्राम रिलेट कार्डियोग्राम विद इट। हमें हार्ट का वेल लेबल डायग्राम ड्रॉ करना है और उसे एक्सप्लेन करना है और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को हमें रिलेट करना है उसके साथ। तो चलिए इसे देख लेते हैं। चलिए गाइस सबसे पहले हार्ट का डायग्राम देख लेते हैं। द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हार्ट होती है और ब्लड वेसल्स आते हैं। इट मेनली अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड हार्ट इज वर्क एज अ पंप। ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है और इसमें मेनली जो हार्ट होता है वो पंप की तरह वर्क करता है। चलिए हार्ट का डायग्राम देख लेते हैं। हार्ट में राइट में ऊपर की तरफ होता है राइट एट्रियम और लेफ्ट में ऊपर की तरफ होता है लेफ्ट एट्रियम और राइट में नीचे की तरफ होता है राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट में नीचे की तरफ होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। जिससे भी टफ वाला डायग्राम नहीं बनता वो ये इजी डायग्राम इजीली बना सकता है। ऊपर हमारी वेना कैवा होती है और बीच में हमारे ट्राइकस्पिड वॉल्व्स होती हैं और नीचे सेमिलुनर वॉल्व होती है। यहाँ से हमारी पल्मोनरी वॉल्व आएगी लेफ्ट एट्रियम में और फिर हमारा बाइकस्पिड वॉल्व आता है
और फिर हमारे यहाँ से आयोटिक वॉल्व आती है। तो गाइस इसी के साथ ये डायग्राम बहुत ही ईजी है। तो चलिए थोड़ा हार्ट के बारे में देख लेते हैं। हार्ट कंटेन 4 चैम्बर्स, राइट एट्रियम, राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल। हार्ट में 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। पहला होता है राइट एट्रिया, दूसरा होता है राइट वेंट्रिकल, तीसरा होता है लेफ्ट एट्रिया और चौथा होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। हार्ट आल्सो रेगुलेट ब्लड प्रेशर। हार्ट जो है ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, उसको कम या ज़्यादा करने में हेल्प करता है। और ये हमारा एक पंप की तरह एक्ट करता है जो कि ब्लड फ्लो को मेंटेन करता है। तो चलिए गाइस इसी के साथ हमारा जो हार्ट इसका फर्स्ट पार्ट हो गया है। हमने हार्ट का डायग्राम देख लिया है, वेल्ड लेवल डायग्राम। चलिए अब हम ईसीजी देख लेते हैं। गाइस अब ईसीजी देख लेते हैं। ईसीजी इज डिफाइंड एज रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट ऑन द ग्राफ पेपर और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम ईसीजी कहते हैं। The graph on which this electrical activity is recorded is called ECG। चलिए इसके पार्ट्स देख लेते हैं, पार्ट्स और सेगमेंट्स ऑफ ECG। इसमें हमारी 3 वेव्स होती है। पहली होती है पी वेव, दूसरी होती है QRS कॉम्प्लेक्स और तीसरा होता है टी वेव्स। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, पहला हमारा है पी वेव जिसे हम पी वेव कहते हैं, फिर हमारा है QRS कॉम्प्लेक्स, फिर हमारी आती है एंड में टी वेव। तो चलिए एक बार देख लेते हैं इसको। पी वेव स्मॉल अपवर्ड डिफ्लेक्शन, ये स्मॉल अपवर्ड डिफ्लेक्शन होता है ईसीजी पे। इट रिप्रेजेंट एट्रियल डीपोलराइजेशन ऑफ एसे नोड, ये रिप्रेजेंट करता है एट्रियल डीपोलराइजेशन ऑफ एसे नोड, मतलब एट्रियल की डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है ये। नेक्स्ट हमारा आता है QRS कॉम्प्लेक्स। सेकेंड वेव कोरस्पॉन्ड टू डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन कंटिन्यूज एज लार्ज अपराइट ट्रायंगुलर वेव, मतलब ये हल्का सा नीचे जाके फिर बड़ी सी इसकी ट्रायंगुलर वेव आती है अपवर्ड डायरेक्शन में और फिर एंड्स एज अ डाउनवर्ड वेव, ये डाउनवर्ड वेव में एंड करता है। इट रिप्रेजेंट द वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, ये वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। और थर्ड हमारी आती है टी वेव, कोरस्पॉन्ड टू वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, ये वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। अ डोम शेप्ड अपवर्ड डिफ्लेक्शन, इट ऑकर जस्ट एज वेंट्रिकल्स आर स्टार्टिंग टू रिलैक्स, मतलब ये तब होती है जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स होना स्टार्ट होते हैं। टी वेव इज स्मॉलर एंड वाइडर देन QRS कॉम्प्लेक्स, टी वेव जो होती है वो स्मॉल होती है QRS कॉम्प्लेक्स से और चौड़ी होती है ज़्यादा। बिकॉज ऑफ रिपोलराइजेशन ऑकर मोर स्लोली देन डिपोलराइजेशन, क्योंकि रिपोलराइजेशन ज़्यादा धीरे होती है डिपोलराइजेशन से। ड्यूरिंग द प्लेट फेज इट गिव स्ट्रेट लाइन इन ECG, प्लेट फेज में ये स्ट्रेट लाइन शो करती है ECG पे। तो चलिए गाइस ये आप उसकी वेव्स देख लेना। ये पी वेव होती है और ये हमारा QRS कॉम्प्लेक्स होता है और ये हमारी टी वेव होती है। तो चलिए इसी के साथ गाइस ये क्वेश्चन भी हो चुका है कंप्लीट। फोर्थ क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलिए गाइस नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ विजन। हमें विजन का एनाटमी और फिजियोलॉजी एक्सप्लेन करनी है। एनाटमी में हमारा कुछ नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। एनाटमी में हमारा जाता है आई इज स्पेशलाइज्ड सेंस ऑर्गन, हमारा आई जो है स्पेशलाइज्ड सेंस ऑर्गन होता है जो हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड आवर इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स, रिसेप्टर्स, सेंसरी पाथवे एंड ब्रेन सेंटर। आई जो है 3 पार्ट से मिलकर बना है, रिसेप्टर से, सेंसरी पाथवे और ब्रेन सेंटर। चलिए आई की एनाटॉमी देख लेते हैं। इट इज़ स्फेरिकल इन शेप, आई जो है स्फेरिकल शेप की होती है। इट इज़ अबाउट 2.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर, आई का जो डायमीटर होता है वो 2.5 सेंटीमीटर होता है। सिचुएटेड इन ऑर्बिटल कैविटी, आई ऑर्बिटल कैविटी में सिचुएटेड होती है और इसमें जो नर्व सप्लाई होती है वो ऑप्टिक नर्व होती है। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। आई को अगर आप स्ट्रक्चर क्लासीफाई करके अगर पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा इजी रहेगा। चलिए इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हमने
आई के स्ट्रक्चर को 3 क्लासेस में डिवाइड करा है, आउटर मेम्ब्रेन, मिडल मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन में हमारा आ जाता है स्क्लेरा, कॉर्निया, और मिडल मेम्ब्रेन में हमारा आ जाता है कोरॉइड, सिलेरी बॉडी, आइरिस और लेंस। ये जो हमारी 4 चीज़ें हैं ये मिडल लेयर में आती है। और लास्ट हमारा इनर मेम्ब्रेन में हमारा आता है रेटिना। गाइस एक बार ये भी देख लीजिएगा कि आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो फाइब्रस इन नेचर होती है, मिडल मेम्ब्रेन वेस्कुलर लेयर होती है, और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो नर्वस टिश्यू से बनी होती है। तो इसके पार्ट आप देख लेना एक बार, एक एक लाइन, दो दो लाइन सबकी याद कर लीजिएगा। ये इसका फिजिकल कैरेक्टर कैसा है, इसके फंक्शंस कैसे हैं, और बाकी अगर आपका आई का एनाटॉमी पूछी जाए तो आप ये स्ट्रक्चर ज़रूर ड्रॉ करके आएँ। इसमें कॉर्निया, आइरिस, सिलेरी बॉडी, स्क्लेरा, कोरॉइड, रेटिना, ऑप्टिक नर्व, ब्लाइंड स्पॉट, फोविया और विट्रस ह्यूमर, और ये हमारा आगे का पार्ट यहाँ पर प्रेजेंट होता है एक्वस ह्यूमर। तो चलिए गाइस हमारी एनाटॉमी ऑफ आई हो चुकी है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं फिजियोलॉजी ऑफ विज़न। फिजियोलॉजी ऑफ विज़न में क्या है, लाइट एंटर इन द आई, आई के अंदर लाइट एंटर करती है थ्रू कॉर्निया, रेज रीच आइरिस एंड प्यूपिल, मस्कुलर मसल ऑफ आइरिस कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ लाइट प्रेजेंट। जैसे ही लाइट एंटर करेगी कॉर्निया के थ्रू, वो आइरिस और प्यूपिल तक पहुंचेगी, और जो आइरिस है वो अमाउंट ऑफ लाइट कितनी है उसके अकॉर्डिंग वो अपना साइज़ मेंटेन करेगा। और जैसा कि आपको पता है कि आइरिस लेंस से कनेक्ट होता है, तो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, अपना साइज़ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कम करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग लेंस का साइज़ जो है वो डायलेट होगा, मतलब लेंस खींचेगा। तो आइरिस जो होता है वो लेंस का साइज़ मेंटेन करता है। लेंस कन्वर्ज द लाइट रेज, लेंस जो है कन्वर्ज करेगी लाइट रेज को, और रेज रीच द विट्रस ह्यूमर विच मेंटेन द स्फेरिकल शेप ऑफ आई। फाइनली रेज रीच द रेटिना सरफेस। लेंस जो है वो फोकस करेगा लाइट रेज को रेटिना पर, और रेटिना पर लाइट रेज पहुंचने के बाद रेटिना कन्वर्ट करता है लाइट रेज इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। रेटिना जो है मेन फंक्शन आई विजन में रेटिना का होता है, रेटिना कन्वर्ट करता है लाइट रेज को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में, विच ट्रांसमिट दैम थ्रू नर्व फाइबर्स टू ऑप्टिक नर्व। जो कि अब ये रेटिना ने कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में। अब ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रांसमिट होगी ऑप्टिक नर्व के हेल्प से ब्रेन तक। तो चलिए गाइज हमने फिजियोलॉजी ऑफ आइज़ भी पढ़ ली है, ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलिए गाइज नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासीफाई जॉइंट्स, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ साइनोवियल जॉइंट। हमें जॉइंट को क्लासीफाई करना है और फिर हमें स्ट्रक्चर ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स के बारे में एक्सप्लेन करना है। तो चलिए पहले देख लेते हैं क्लासीफाई जॉइंट्स। जॉइंट्स आर क्लासीफाई इनटू 3 कैटेगरीज। जॉइंट्स को 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई करा गया है। फर्स्ट हमारा है फाइब्रस जॉइंट, सेकंड हमारा है कार्टिलेजिनस जॉइंट, और थर्ड हमारा है साइनोवियल जॉइंट्स। जॉइंट्स हेल्ड बाय ओनली लिगामेंट्स, जॉइंट जो है जुड़े होते हैं लिगामेंट से ही। इसका एग्जांपल है टीथ आर हेल्ड टू देयर बोनी सॉकेट। इसमें मेन डिफरेंस ये है कि इसमें फाइब्रस जॉइंट्स में जो है वो मूवमेंट नहीं होती है, इसको सिनएर्थ्रोसिस जॉइंट्स भी कहते हैं। और फाइब्रस जॉइंट्स में सबसे अच्छा एग्जांपल है जॉइंट्स ऑफ हेड। नेक्स्ट हमारा आता है कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। जॉइंट्स व्हेन द कनेक्शन बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग बोन इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। जब जो जॉइंट्स है वो कार्टिलेज की हेल्प से बना हो उसे हम कार्टिलेजिनस जॉइंट्स कहते हैं। इसमें स्लाइटली मोबिलिटी होती है, इसमें मोबिलिटी होने के कारण इसमें मतलब स्लाइटली मूवमेंट होती है, इसको हम एम्फीआर्थ्रोसिस भी कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है वर्टिब्रा इन द स्पाइन, मतलब वर्टिब्रल कॉलम जो है, स्पाइन जो है, वो सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका। नेक्स्ट हमारा है साइनोवियल जॉइंट। व्हेन द साइनोवियल कैप्सूल सराउंडिंग द इंटायर जॉइंट। जब साइनोवियल कैप्सूल जो है वो जॉइंट्स को सराउंड करे, उसको घेरे, वो उस जॉइंट्स को हम कहते हैं साइनोवियल जॉइंट्स। मतलब
ओवरऑल जिस जॉइंट में साइनोवियल कैप्सूल प्रेजेंट है उसे हम साइनोवियल जॉइंट्स कहेंगे। ठीक है, इसमें जो है फ्रीली मूवेबल होता है, मतलब इसमें फ्री मूवमेंट होती है, आप कहीं भी किसी भी डिग्री में घुमा सकते हो आप इसमें। और इसको हम डाईअर्थरोसिस भी कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है रिस्ट जॉइंट, मतलब जो हाथ का, ये हमारे हाथ के जो जॉइंट्स हैं ये हमारा साइनोवियल जॉइंट्स में आते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट इसमें सेकंड पॉइंट हमारा पूछा है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ साइनोवियल जॉइंट। हमें साइनोवियल जॉइंट का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है। साइनोवियल जॉइंट्स आर फ्रीली मूवेबल इन साइनोवियल जॉइंट्स। इन साइनोवियल जॉइंट्स साइनोवियल कैप्सूल इज प्रेजेंट, साइनोवियल कैप्सूल प्रेजेंट होता है इसमें। इन विच साइनोवियल फ्लूइड इज फिल्ड, जिसमें साइनोवियल फ्लूइड जो है वो फिल्ड होता है। विच प्रोवाइड ल्यूब्रिकेशन ड्यूरिंग मूवमेंट, जो कि मूवमेंट के दौरान ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। इसके एग्जांपल दे रखे हैं वही रिस्ट जॉइंट, ह्यूमरो रेडियल जॉइंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो गाइस जब आप इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे तो आप ये स्ट्रक्चर जरूर बनाएंगे। ये दो बोन्स हैं, ऊपर भी एक बोन है नीचे भी एक बोन है, दो बोन्स है। और ये हमारा साइनोवियल कैप्सूल है जिसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड फील्ड है। इसमें साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो कि इसको मूवमेंट में हेल्प करता है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द फिनोमिना ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। हमें डायग्राम की हेल्प से न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को डिस्कस करना है। चलिए हम देख लेते हैं। अ साइनेप्स बिटवीन अ मोटर न्यूरॉन एंड स्केलेटल मसल इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है? एक साइनेप्स होता है मोटर न्यूरॉन और स्केलेटल मसल्स के बीच का। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे ये हमारा मोटर न्यूरॉन है और इसके बैक साइड से ये हमारा मोटर न्यूरॉन है पूरा, और इसके एक एंड पे, टर्मिनल एंड पे मसल, स्केलेटल मसल प्रेजेंट है। तो इन दोनों का जो जॉइंट है, जहाँ ये जॉइंट होंगी, उस साइनेप्स को हम कहेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो चलिए इसका एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में जैसा कि यहाँ इमेज में दिखाया गया है, ऊपर प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है और नीचे पोस्ट साइनेप्टिक सेल्स है। पोस्ट साइनेप्टिक सेल्स यहाँ स्केलेटल मसल्स भी हो सकती हैं, कार्डिक मसल्स भी हो सकती हैं, और इन दोनों के बीच का जो गैप है उसे हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। पोस्ट साइनेप्टिक सेल्स पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं और प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स में साइनेप्टिक वेसिकल्स होती हैं जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर भरा होता है। यहाँ पे हमने न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन ले रखा है। तो चलिए एक बार इसका फिनोमेना देख लेते हैं। कैल्शियम एंटर्स इन द एक्साइटेड न्यूरॉन। एक्साइटेड न्यूरॉन में कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा। कैल्शियम स्टिमुलेट एक्सोसाइटोसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। कैल्शियम जो है वो स्टिमुलेट करेगा एक्सोसाइटोसिस न्यूरोट्रांसमीटर, मतलब न्यूरोट्रांसमीटर का जो है ये एक्सोसाइटोसिस करवाएगा। ये न्यूरोट्रांसमीटर वॉल्स के साथ आके यहाँ एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस करेंगे, जिसके कारण जो ये एसिटाइल कोलिन है ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज हो जाएगा। न्यूरोट्रांसमीटर गो इनटू साइनेप्टिक क्लेफ्ट। जो न्यूरोट्रांसमीटर है साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज हो जाएगा। न्यूरोट्रांसमीटर इज एसिटाइल कोलिन। जैसा कि हमने यहाँ ले रखा है, न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो हमने एसिटाइल कोलिन ले रखा है। एसिटाइल कोलिन बाइंड्स टू एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स लाइक अ की अनलॉकिंग अ डोर। जिस तरीके से चाबी एक दरवाजे को खोलती है, उसी तरीके से ये जो एसिटाइल कोलिन है वो बाइंड करेगा एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स के साथ। एसिटाइल कोलिन ओपन्स आयन चैनल। ये रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करके आयंस चैनल्स जो हैं वो ओपन कर देगा। यहाँ पे आयंस चैनल्स प्रेजेंट होते हैं और ये उन्हें ओपन कर देगा, जिसकी वजह से जो आयंस है वो उनका इन्फ्लक्स स्टार्ट हो जाएगा एंड सोडियम डिफ्यूज़ इनटू मसल सेल्स। ये मसल सेल्स के अंदर जो है सोडियम का इन्फ्लक्स स्टार्ट हो जाएगा। एसिटाइल कोलिनस्ट्रेज कैटेलाइज द ब्रेकडाउन ऑफ एसिटाइल कोलिन टू प्रिवेंट ओवर कॉन्ट्रैक्शन। एसिटाइल कोलिनस्ट्रेज जो है ये एक एंजाइम है जो कि कैटेलाइज करता है ब्रेकडाउन ऑफ एसिटाइल कोलिन, ताकि ये ब्रेक डाउन करता है एसिटाइल कोलिन को ताकि ओवर कॉन्ट्रैक्शन ना हो सके। सोडियम
depolarize and excite the skeletal muscle cell membrane। जो सोडियम है वो डिपोलराइज करेगा मसल सेल मेम्ब्रेन को। नाउ एक्साइटेटरी इम्पल्स हैज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम मोटर न्यूरॉन टू मसल सेल्स। ये सोडियम जो है वो डिपोलराइज करेगा स्केलेटल मसल सेल को, और इसी तरीके से जो हमारी इम्पल्स है वो ट्रांसफ़र हो गई है मोटर न्यूरॉन से मसल सेल्स के बीच में। तो इसी तरीके से ये प्रोसेस होती है। तो इसी के साथ हमारा लास्ट जो सेक्शन सी है 7 मार्क्स का, ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमने बी पार्ट तो पहले ही कर लिया था और हमने ए पार्ट भी कर लिया था। तो गाइस इसी के साथ हमारा पूरा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। और अगर आप फार्मेसी स्टूडेंट हैं तो इसे अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और जिस भी फ्रेंड्स को फार्मेसी रिलेटेड नोट्स चाहिए या फाइल्स चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।